आशुतोष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। झारखंड, जहां पर आज 43 सीटों में पहले चरण का मतदान हो रहा है, एक वक्त ऐसा था आशुतोष जी जब वहां पर प्रचार में जो जितने भी आदिवासी हैं उनका मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये हावी रहता था। अब तो नैरेटिव ही बदल गया है। अब नैरेटिव हो गया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अब नैरेटिव हो गया है बटेंगे तो कटेंगे। ये आखिर की चेंज ऑफ नैरेटिव क्यों हुआ है? चेंज ऑफ नैरेटिव देखिए इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस वक्त बहुत ज्यादा असुरक्षा भाव में जी रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की और जिस तरीके से सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स करने वाले कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो भाजपा और आरएसएस का जो हिंदू एकता का प्रोजेक्ट है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। और लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जिस तरीके की कैंपेन, जिस तरीके का नैरेटिव कर रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से चुपचाप बैठा हुआ। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस देश के अंदर। ऐसा कैसे संभव है? इसी तरीके के बयानबाजी के बाद बाला साहब ठाकरे के खिलाफ केस हुआ था और उनको उनकी तरीके से वोटिंग राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। और आज खुलेआम जिस तरीके से नफरत की पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस तरीके से कटेंगे बटेंगे की बात की जा रही है, ये क्यों है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे, किसके किसके कौन बांट रहा है? ये दरअसल एक तरीके से एंटी दलित, एंटी ओबीसी प्लैंक है। ये उसका संदर्भ है। आप एक तरीके से दलितों और पिछड़ों को कह रहे हैं कि आप हिंदू एकता में हमारे साथ नहीं आते, इसलिए दिक्कत पैदा हो रही। मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस की इस पॉलिटिक्स का काउंटर करने की कोशिश है, लेकिन इसमें कितने कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि यही नैरेटिव तो लोकसभा चुनाव के दौरान था। बार बार कहा जा रहा था कि शरिया लॉ इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो देश में शरिया कानून लागू हो गया? और काउंटर तो अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव वो भी ला रहे हैं और एक जुमले की तरह उसको इस्तेमाल पोस्टर्स में, बैनर्स में किया जा रहा है। एक काट एक तरीके से समाजवादी पार्टी निकाल रही है, लेकिन किस हद तक वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहां पर क्या होगा समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए? संगीत रागी जी, आप बताएंगे इन नारों का कुछ असर होता है वोटर्स पर या नहीं? देखिए, मुझे काउंटर करने की कोशिश करेंगे भी। नेहा, देखिए सामाजिक न्याय का इससे अच्छा क्या फॉर्मूला हो सकता है कि भाई भी संसद में, बहन भी संसद में, माँ भी संसद में, एक जुड़ गया, एक बचा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा आ जाते और रॉबर्ट वाड्रा के कोई एक्सटेंडेड फैमिली के कुछ और भी आ जाते, इससे बड़ा सामाजिक न्याय का नारा और कुछ हो नहीं सकता है गांधी परिवार से। दूसरी बात, जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो राहुल गांधी अपने पिता के गाल पर तमाचा मारते हैं, अपनी दादी के गाल पर तमाचा मारते हैं और अपने नानी के गाल पर, ये अपने नाना के गाल पर तमाचा मारते हैं। यदि वाइस चांसलर नहीं है, यदि प्रोफेसर्स नहीं है, तो रिजर्वेशन किसने मना किया था? आपके लोगों ने मना किया था। जातीय जनगणना जो आपने 11 में आपने क्यों किया? आपने उसे लागू क्यों नहीं किया था? अपनी रिपोर्ट आप लागू करवा देते। राजीव गांधी खुद ने कहा कि भाई जातियों के आधार पर जो है वो समाज का विभाजन नहीं होना चाहिए, तो संसद में कहा राजीव गांधी ने। अब मुद्दे से हट जाते। राहुल गांधी, मैं फिर से बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी एक विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और विदेशी एजेंडा 2019 में उनको दिया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहा था एक प्रयोग करने के लिए भारत के अंदर कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटिए और इस्लाम को है वो कंसोलिडेट कीजिए। 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से पॉलिटिकल इस्लाम खड़ा हुआ है, जो ना इस बात पर चुनाव नहीं दिया है मुसलमानों ने कि कितनी महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई नहीं, हमको दीन के लिए वोट करना है, उसके लिए ये आवश्यक है। ये मंत्र है कि हिंदू समाज को संगठित तौर पर एक पॉलिटिकल हिंदुत्व को खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसलिए कि आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जब कटने जा रहा था तो उसमें यह नहीं देखा कि वो शेड्यूल कास्ट हिंदू था, दलित हिंदू था, ओबीसी हिंदू था या ब्राह्मण हिंदू था। लेकिन सुन लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये इस भारत को बचाने का मंत्र है। मैं ये सिर्फ इलेक्शन एजेंडा में नहीं बता रहा हूँ, मैं इससे आगे जाकर के बात कर रहा हूँ। ये भारत को बचाने का एजेंडा है। आज मैं संगीत रागी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल हिंदू की बात कर रहे हैं, यानी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हिंदू की सुनिए, एक मिनट आपने बोला, मैंने आपको गलत बोलने दीजिए ना, एक करके मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, मेरी बात को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए एक सेकंड, मैं संजय कुमार जी का नया देखिए, इस्लाम को दिक्कत कब पैदा हुई? जब पॉलिटिकल इस्लाम वहां आ गया, दिक्कत तभी पैदा हुई ना।
अब आप हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप हिंदू समाज की बात नहीं कर रहे, आप पॉलिटिकल हिंदू की बात कर रहे हैं। ये अपने आप को इन्होंने बैठ के एक्सपोज कर दिया आज आस्था के ऊपर। एक मिनट में इसका उत्तर दे। संजय जी एक सेकंड, 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। एक सेकंड संगीत जी, संजय जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनकी भी एक प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। संजय जी, अगर वोटर टर्न अराउंड कम होता है, जैसा कि हम बाई इलेक्शन में देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हम गए, पश्चिम बंगाल गए, राजस्थान गए, एमपी गए, इसका क्या असर आप देखते हैं, इसको किस तरीके से समझाएंगे आप? 2-3 चीजें हैं। पहला, वोटर टर्नआउट निश्चित रूप से कम होगा। आमतौर पर उसका कारण है, आमतौर पर अगर आप देखें जितने बाई इलेक्शंस होते हैं वोटर टर्नआउट कम होता है। उस आधार पर जाएं तो मुझे लगता है बाई इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट जरूर कम होने की पूरी गुंजाइश है। दूसरी बात, क्या टर्नआउट का कोई इलेक्टोरल आउटकम से संबंध है? कोई सीधा संबंध नहीं होता है। टर्नआउट कम होता है तब भी सरकारें दोबारा जीत के आती हैं, टर्नआउट बढ़ता है तब भी सरकारें दोबारा जीत के आती हैं। लेकिन अगर आमूमन देखें बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स को, जब सरकार किसी पार्टी की सरकार लगभग 2 साल से कम रहता है और बाई इलेक्शंस होते हैं तो आमूमन बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं। और अगर सरकार का कार्यकाल 2.5 साल 3 साल से ऊपर हो गया होता है तब आमूमन आप देखेंगे अगर सरकार से नाराजगी है तो बाई इलेक्शन का रिजल्ट उसके विपरीत जाता है। मुझे लगता है कुल मिला के इन बाई इलेक्शन के रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर सरकार नई है, साल 2 साल हुए हैं, तो ज़्यादातर बाई इलेक्शन के रिजल्ट सरकार के पक्ष में जाएंगे, जिस पार्टी की सरकार उस राज्य में होगी उसके पक्ष में जाएंगे। ठीक है विनोद जी, आप क्योंकि वायनाड की हम बात कर रहे थे, उस बार चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। प्रियंका गांधी को इस सेफ सीट से उतारना कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और जैसा कि संगीत जी कह रहे थे कि सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ही बचे हैं, बल्कि पूरी फैमिली अब छा चुकी है एक तरीके से लोकसभा चुनाव में। तो ये जो वायनाड की सीट है, ये प्रियंका गांधी के लिए नहीं साख का सवाल, ये कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल रहा है। और एक सेफ सीट इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि राहुल गांधी वहां से लगातार जीतते आए और जब छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ना बेहतर समझा अपनी बहन प्रियंका के लिए। तभी उन्होंने सोच लिया था कि बहन प्रियंका यहाँ से लड़ेंगी इसलिए मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, या फिर ये बाद में जो है ये प्रियंका गांधी को वहां से उतारा गया? नहीं, देखिए, जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा सिर्फ एक नारा है, बाकी अप्रासंगिक है। हर नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है और इसमें कोई भी अपवाद कहीं नहीं है। ठीक है, पार्टी के स्तर पर बीजेपी कह सकती है कि उनके पास भाई वो परिवार का आधिपत्य वहाँ नहीं है, वहाँ संगठन का आधिपत्य है, लेकिन उनके जब विकेंद्रित करिए तो वहाँ भी बहुत सारे, अभी इसी चुनाव में कितने नेताओं के बेटे लड़ रहे हैं, कितने भाई लड़ रहे हैं, किसी की पत्नी लड़ रही है, सब जगह। तो वो तो सिर्फ एक नारेबाजी है। दूसरी बात, जहाँ तक हमने वायनाड की बात की, तो देखिए, जब भी कोई पहला चुनाव होता है किसी भी खास करके राजनीतिक परिवार के व्यक्ति का या किसी राजनीति का, तो वो सेफ सीट ही ढूंढी जाती है, हमेशा सेफ सीट ढूंढे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने तो सेफ सीट ढूंढी गई राजकोट में उनके लिए, विधानसभा के उपचुनाव के लिए, जो सबसे सेफ सीट थी। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद फिर एलिस ब्रिज के लिए उन्होंने पिच किया, जिसमें फिर हरेन पांड्या से उनका विवाद हुआ और वो सीट फिर जो है, तो हर नेता सेफ सीट ढूंढता है, कोई नेता पहला चुनाव जोखिम नहीं लेता और फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नष्ट करता है, तो ये स्वाभाविक है। और प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात तो कांग्रेस पार्टी और प्रथम परिवार में तय हो ही गई थी। अब ये होना था कि वो रायबरेली से लड़ेंगी सोनिया गांधी के छोड़ने के बाद, या वायनाड से लड़ेंगी, और चूंकि उसमें कश्मकश थी और बाद में राहुल गांधी जब रायबरेली से लड़ने का फैसला हुआ, उसी दिन आप याद कीजिए घोषणा हो गई।